Themes of the novel Pride and Prejudice by Jane Austen। इस लेसन में हम सम इम्पोर्टेंट थीम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल के अंदर हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द थीम ऑफ लव इन दिस नावल। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है बेसिकली अगर इसके हम टाइटल को देखें तो इसको देखते हुए हम लव थीम को इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन एट द एंड जब हमने एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी की जो स्टोरी देखी कि उनकी स्टोरी जो उनके दरमियान क्लैशेस थे प्राइड से प्रेजुडिस के दरमियान, जो उनकी एक मतलब एक जो एक बाउंड्री थी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जो है वो एक न्यू रिलेशन में नहीं बन पा रहे थे, तो उस चीज़ को किस तरह जेन ऑस्टन ने लव के साथ कन्वर्ट किया और हमें लव इसमें हमें दिखाया। अब इस नावल के अंदर लव हम डिफरेंट सिचुएशंस में देख सकते हैं, जिस तरह कि मदर का लव उसकी डॉटर के थ्रू, फादर का लव उनकी डॉटर के थ्रू, इस तरह जो जिस तरह की जेन है, जेन बेनेट, वो जिनसे उनकी शादी हुई उससे वो लव करती थी। इसी तरह और इसके साथ साथ हम एट द एंड जो इस नावल के हीरो एंड हीरोइन हैं उनका लव हम इसमें देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब लव है इस नावल का, कि किस तरह उन्होंने अपनी जो मतलब उनके दरमियान एक प्राइड और प्रेजुडिस था उसको किस तरह उन्होंने ओवरकम किया, किसके किसके ज़रिए, लव के थ्रू। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है रेपुटेशन का। अब रेपुटेशन का थीम इसके अंदर हमें क्यों दिखाया गया है कि इस नावल के अंदर एक करैक्टर है मिसेस बेनेट का, जो कि एलिजाबेथ बेनेट की मदर हैं। उनके ओवरऑल नावल में यही उनका कंसर्न रहता है कि उनकी जो डॉटर्स हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ डॉटर्स थी, कोई बेटा नहीं था, तो उनको किसी भी अच्छे घर में सेट करवाना, डैट इज़ हर कंसर्न। तो उसके लिए वो हर वक्त उनके माइंड में क्या होता था कि उनकी बेटी जो है किसी अच्छे घर में जाए जिसकी वजह से उसकी इज़्ज़त हो। तो यानी उनके अकॉर्डिंग एक मेल की जो फीमेल की रेपुटेशन है वो किसकी वजह से है कि उसको एक जो है वो मतलब एक रिच हस्बैंड मिले। तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि उनका यही कंसर्न होता है कि वो अपनी डॉटर्स की जो है वो शादी करवाने के लिए ओवरऑल कंसर्न में मतलब ओवरऑल नावल में उनका सिर्फ मेन यही कंसर्न रहता है। यानी कि सोसाइटी में जो है किसी भी फीमेल की रेपुटेशन किस वजह से होगी कि वो किसी भी जो है रिच फैमिली के अंदर शादी करके जाए। तो यही जो है उस टाइम पे जितनी भी मदर का एक मेन कंसर्न हुआ करता था उस सेंचुरी में। इनफैक्ट आजकल भी यही जो है माइंडसेट पाया जाता है। देन एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है क्लास का, क्योंकि इस नावल के अंदर हमें डिफरेंट जगह स्टार्टिंग में ही जब इनफैक्ट जो है इस नावल के टाइटल से ही हम देखते हैं कि किस तरह क्लास का एक डिफरेंस था जो डार्सी और एलिजाबेथ को जो है वो एक साथ जो मतलब एक दूसरे के साथ नहीं होने दे रहा था। तो यही एक मेन डिफरेंस उनके दरमियान था, क्योंकि जो जेन ऑस्टन है इनको मार्क्सिस्ट बिफोर कार्ल मार्क्स कहा जाता है, कि कार्ल मार्क्स ने जब 20th सेंचुरी से के मतलब इसकी लेट 19th सेंचुरी में जब इन्होंने अपना वो दिया था मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा था कि किस तरह हमारी सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस पाई जाती हैं, अपर मिडिल एंड लोअर क्लास। तो उन एक किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम लोगों को डिवाइड करते हैं। तो क्लास के बारे में जो है हमें कार्ल मार्क्स ने मुकम्मल थ्योरी दी थी जिसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं। तो जेन ऑस्टन को कार्ल मार्क्स से पहले क्यों कहा गया कि ये कार्ल मार्क्स बिफोर मतलब इनको बिफोर कार्ल मार्क्स कहा गया, मार्क्सिस्ट बिफोर कार्ल मार्क्स। तो इसी वजह से कि इन्होंने अपने इस नावल के अंदर हमें डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग उनके बारे में हमें बताया कि किस तरह के ये अपर क्लास है इसके ये इशू हैं, और ये लोअर क्लास है तो इसके ये इशू हैं, और मिडिल क्लास ये है तो इनके क्या इशू हैं, और इनके इन क्लासेस पर होने में एक दूसरे के साथ इनके किस टाइप के रिलेशन होते हैं। देन फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है इस नावल का, क्योंकि जेन ऑस्टन के नावल को हम ड्राइंग रूम नावल के की टर्म के साथ मतलब सिमिलर मानते हैं, क्योंकि इनके नावल में हम ना तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल या किसी भी ऐसी जगह का विज़िट करेंगे कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रैवलिंग दिखाई जाएगी कि हमने वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, नहीं, बल्कि इनके नावल बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इनके नावल इन
इनफैक्ट इट्सल्फ खुद ही ये नावल जो है बहुत इन्होंने शॉर्ट नावल लिखे हुए हैं, मतलब क्वांटिटी के लिहाज से जो इनके नावल हैं वो बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट 6 या 7 इनके नावल हैं। और जिसमें का मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल ये है, एमा है, इससे और भी उनके नावल हैं। अब फैमिली इसके अंदर हमें इसलिए दिखाई गई है क्योंकि जेन ऑस्टन जो थी खुद ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर जो है फ़ीमेल को एजुकेशन या किसी भी ऐसी जॉब वगैरह की जो परमिशन नहीं थी, तो इसलिए इनका जो सर्कल था वो जस्ट लिमिटेड घर तक का था। तो इसलिए इनके जो नावल थे वो फैमिली बेस हुआ करते थे कि उसके अंदर फैमिली के इश्यूज़ जो है उनके बारे में बताया जाता था। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है इस नावल का फैमिली। देन एक और थीम देखते हैं हम जेंडर का। अब जेंडर के बारे में इसके अंदर हमें किस तरह बताया गया है कि जेंडर क्या होते हैं। बेसिकली हम जेंडर एक टर्म लेते हैं और एक सेक्स एक टर्म लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अब सेक्स जो होता है कि बायोलॉजिकल जो मेल एंड फीमेल की फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है उसको हम सेक्स के साथ करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब उसको अगर हम टर्म दें तो वो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है या हमारी डिवीज़न है वो बायोलॉजिकल है कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसको हम सेक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जेंडर, अब जेंडर को जब हमने सोसाइटी ने मेल या फीमेल को सोसाइटी में देखकर उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसको मेल और फीमेल की कैटेगरी में रखा, तो जेंडर टर्म जो है ये सोसाइटी ने जो है दी है। इसमें जेंडर के बारे में जूलिया क्रिस्टोवा जो वो कहती हैं कि बायोलॉजिकल हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि बायोलॉजिकल जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो तो बायोलॉजिकल रखी गई हैं कि ये उसके साथ जो है वो मतलब ये उसको बाय गॉड मिली हुई हैं। तो अब वो उसकी जो है वो उसके सेक्स की बुनियाद पर, लेकिन जेंडर के थ्रू जब हम किसी शख्स को मेल और फीमेल के क्राइटेरिया में रखेंगे ना, कैटेगरी में, तो वो हम किस बिना पर रखते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी हैं। यानी कि मेल अगर हम कहते हैं कि स्ट्रांग होते हैं बहुत ज़्यादा और एज़ कम्पेयर टू फीमेल के वो वीक होती हैं, इसी तरह के वो उनको डिसीजन मेकिंग में उनका मतलब वो बहुत कम होती हैं। इसी तरह जो मेल होते हैं वो फास्ट डिसीजन करते हैं, जजमेंटल बहुत होते हैं। और इसके साथ साथ जो फीमेल हैं उनका मतलब उनका एक्सप्लोयर बहुत कम होता है, उनका नॉलेज कम होता है। इसी तरह जो मेल हैं उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह जो फीमेल है वो उनकी अगर हम राइटिंग में देखें तो वो पॉजेज़ और मतलब डिफरेंट ऐसी गेस्चर्स और पंचुएशन ज़्यादा यूज़ करती हैं, जस्ट लाइक एग्जैगरेशन यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेल होते हैं वो बहुत लिमिटेड फॉर्म में जो है अपनी बात जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो मतलब इन कैटेगरीज़ को देखते हुए जब हमने इस चीज़ को डिवाइड किया कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो अब इस नावल के अंदर हमें जो है वो ये बताती हैं कि जो डार्सी है और इसी तरह जो मतलब एक फ़ीमेल के माइंडसेट क्या था और जो मेल का माइंडसेट क्या था, उसको इन्होंने इस नावल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये भी इस नावल का मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है। देन एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है वो मैरिज का इंस्टीट्यूट है। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं जिस पर हमारी सोसाइटी होती है, जिसमें हमारा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट होता है, मतलब जो फैमिली से रिलेटेड, जिसमें हमारे इसके अंदर कुछ जैसे मैरिज का एक इंस्टीट्यूट है, फैमिली इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूट है। तो मैरिज का जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कि अब पूरे नावल में मेन कंसर्न इनके जो कपल का होता है वो मैरिज होता है। जैसे कि एलिज़ाबेथ का हो गया, एलिज़ाबेथ की सिस्टर का हो गया, इनकी जितनी भी सिस्टर हैं वो ये एक जो थी वो घर से भाग जाती है, उसका था कि वो जाके मैरिज कर लेती। इनकी मदर का था कि वो ओवरऑल नावल में इस चीज़ पर उनका मतलब उनको टेंशन रहती है कि उनका जो एक लाइफ का एक मेन एम ही होता है कि उन्होंने अपनी जो है बेटियों की शादी करवानी है। दैन इस पूरे नावल के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि किस तरह डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट विलेजेस से, डिफरेंट क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को किस बुनियाद पर एक साथ जोड़ा गया, जस्ट बिकॉज वो क्या मतलब वो टूल था जो उस राइटर ने यूज़ किया वो मैरिज था।